हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की यूनिट 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं PYQ ही सॉल्व करा देता हूँ। और लोगों ने भी मतलब कहा कि हाँ करवा दो, क्योंकि मैंने पूछा था ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, कि मैं PYQ सॉल्व करा दूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप PYQ ही सॉल्व करा दो। और हम इस यूनिट के अंदर PYQ ही देखने वाले। मैंने सारे 10 मार्क्स के PYQ सॉल्व करा दिए हैं, और मतलब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे मैं उनके लिए अलग वीडियो बना दूंगा अगर टाइम मिल गया तो। और सबसे मेनली हमारा फोकस जो रहेगा, सबसे पहले तो यूनिट 5 को कवर कराना और पिछले 3 साल एटलीस्ट क्वेश्चन करा दूँ। और जो रिमेनिंग इसके अंदर टॉपिक्स हैं मैंने लास्ट में लिख दिए हैं, और मैं टेलीग्राम पे सबके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप उन्हें भी पढ़ सको। ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत जाना, उन्हें भी एक बार रीड कर लेना, ओवरव्यू ले लेना। मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं करा रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इस यूनिट के अंदर भी मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप एक वीडियो के अंदर मतलब यूनिट 1 कंप्लीट कर लो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और पहली बार PPT से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए आपका टाइम बच सके और आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके, इसके लिए PPT से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले 3 साल के क्वेश्चंस जो कि 10 मार्क्स में आए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हमारी पूरी कंट्री के लिए वो मतलब वैलिड होता है, उसको पूरी कंट्री को फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो फॉलो करे, कोई चाहे तो नहीं करे, मतलब वो लॉ है। ठीक है, वो एक हमारा सुप्रीम लॉ है जो कि पूरी कंट्री को फॉलो करना ही पड़ेगा, और उस कंट्री के अंदर चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको फॉलो करना होता है। इसके अंदर हमारे 2 रिलेशंस होते हैं, ये जल्दी सुन लो। एक हमारी गवर्नमेंट की जो बीच में स्टेट्स होती हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि उनके अंदर पावर्स कैसे डिवाइड होंगी, और हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उनका गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। ठीक है, ये 2 इसके अंदर मतलब पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर 2 मार्क्स की वीडियो बनती है तो उसके अंदर भी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा, क्योंकि 2 मार्क्स में भी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट से वाइड पॉइंट हैं, आपको बस ये पॉइंट्स 2-3 बार पढ़ने आराम से समझ आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर डिफाइन द नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब देखो, पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्री ऑफ और अथॉरिटी दोनों को डिक्लेयर और डिफाइन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे तो बहुत इजी है। बाउंड्रीज मतलब वो कहाँ तक वैलिड है, उनकी जो पावर्स वगैरह हैं उन्हें, और अथॉरिटी उन्हें किस चीज़ की ऑथोराइज्ड है वो मतलब उन्हें डिक्लेयर और डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक हमारा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी। जो भी हमारी नेशनल कम्युनिटी है उनको आइडेंटिटी और वैल्यूज हमारी कौन एक्सप्रेस असाइन करता है या एक्सप्रेस कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी बहुत है। सिटीजन्स के जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, ये सब जो हमारे राइट्स होते हैं या ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारी, वो कौन हमें डिफाइन और डिक्लेयर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये पॉइंट है ना, आप इन्हें मतलब और फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो और फर्दर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बना और उसे रेगुलेट कर सकता है, और उसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डिफाइनिंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइबिंग देयर कंपोजिशंस। ये हमारे मतलब उसके अंदर भी एक फंक्शंस है। एक तो फंक्शन ये हो गया कि इसे एस्टेब्लिश और रेगुलेट कर सकता है, उसके अंदर भी कुछ हमारे फंक्शंस हैं, पावर और हमारे फंक्शंस मतलब ये भी प्रोवाइड कराएगा, एंड रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है उन्हें भी रेगुलेट करेगा। सो नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मतलब जो हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल होती है, लोकल लेवल होती है, उनके बीच में कुछ पावर अलग होती है। मतलब कि सेंट्रल लेवल की हमारी जैसे सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो उनको पावर को कैसे डिवाइड और शेयर करना है वो कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने इसे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, और आगे जो क्वेश्चन थे मैंने उनको और कंटेंट दिया है, लेकिन मैं सोचा कि इसको आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख लेना इसे आराम से, और ये मतलब बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, तो जल्दी से इसे हम हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करके जाओगे इस यूनिट में से तो 10 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2022 और 23, 2020 और 21 2 बार आ चुका है 10 मार्क्स में, बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारा इसमें कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा लिख सको। तो देखो कैबिनेट, पहले पढ़ के बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट मिशन, हमारा जो कैबिनेट मिशन था उसके फ्रेमवर्क पे मतलब प्रोवाइड हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, कब? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, जो कि हमारी ड्राफ्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज वर इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके द्वारा हमारे जो उसके अंदर मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया। तो टोटल हमारे 389 मेंबर्स थे। ये नंबर थोड़ा याद रखना, नंबर्स याद तो मैं खुद नहीं रख पा रहा हूँ, पर ये देखो एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। हु इंक्लूड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स हमारे वो होते हैं जो राज्य होते हैं, जो राजा के राज्य होते हैं हमारे, जैसे आप कह सको राजा के रजवाड़े, वो थे हमारे 93 मेंबर्स। 296 थे हमारे ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। अब जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। और उस मीटिंग के अंदर हमारे इंटरीम प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली डॉक्टर सचिदानंद को बनाया गया था, ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब है, एक बार रीड कर लेना। मैं पूरी पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इन पीडीएफ फॉर्म में करा दूंगा, जिससे कि आपको ईजी हो रीड करने में, ठीक है। On December 11, 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ आ जाने चाहिए, क्योंकि मतलब समझा दिया मैंने। और अगर नहीं समझ में आ रहे ना तो एक दो पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, आपको जो भी याद रहे आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल हमारी 8 कमिटीज थी, उसके अंदर से एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये वाली है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसी के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। इस वाली को अच्छे से याद रखना, और मतलब इसमें से जितनी आपको कमेटी याद रहे, पहले हेडिंग ये डालना 8 कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आपको मतलब जितनी कमिटीज याद रहे वो लिख कर आ जाना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊँ, नहीं बताता यार, क्योंकि आप पढ़ लोगे, इसमें पढ़ के तो बताऊँगा, मैं आपको डिफाइन तो करूँगा नहीं सर, ठीक है। On 29th August 1946, the Constituent Assembly set up a drafting committee. देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सेटअप किससे? ड्राफ्टिंग कमेटी से द्वारा सेटअप की गई, अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि इनके चेयरमैन पूछ लेते हैं या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं, तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख सकते हो, ठीक है, 2 नंबर में आ जाता है। ऑन 29 अगस्त 1947, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब इसके अंदर ये वाली जो 4th वाली कमेटी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये अब सही काम करूँगा, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा मतलब आपको बताना होगा तो मैं हाईलाइट कर दूंगा, और आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर आपको पहले से ये मार्क मिलेगा, ठीक है। तो एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी हम कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये वाले पॉइंट अच्छे से लिख कर आना, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा ये फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कमिटीज़ में तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसे तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सबसे पहला फ्रेम किया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, एनेक्ट लॉस एंड इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इन सब में इन्वॉल्व हुए थे, डिसीजन मेकिंग और लॉ मेकिंग में। फिर है हमारा इट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। देखो नेशनल, ये सब है ना 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी हैं, कि मतलब हम ये पूछ लेगा कि ऑन विच डेट नेशनल फ्लैग वॉट अडॉप्टेड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट। फिर इट एक्सेप्ट एंड अप्रूव इंडिया मेंबरशिप ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मतलब एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ होता है जिसके अंदर हमारे कुछ कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे इंडिया को भी अप्रूव मिला, कहाँ पर, कब? मई 1949 में, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना पॉइंट है जिसे आप याद रख सको, ठीक है। फिर हमारा इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे क्या बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। और अब इनको क्या बना दिया गया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1950 24 जनवरी को इन्हें बनाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाले पॉइंट भी। तो मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इतना एक्सप्लेनेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजी टॉपिक है। इट अडॉप्ट द नेशनल एंथम ऑन, ये भी इम्पॉर्टेंट हमारा, इट अडॉप्ट द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी, सेम ही डेट है दोनों, मतलब एक डेट, मतलब देखो ये हमारी सेम डेट है, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से याद रख लेना क्योंकि मतलब सेम ही डेट है और ये सब अलग अलग हैं तो आप अच्छे से लिख दोगे, ठीक है। बस यही तो याद रखना है। सो अब देखेंगे हम एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो ये जो हमारे एक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला एक्ट है हमारा और एक एक्ट है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। ये वाला जो एक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार आया था पिछली साल और ये एक ही साल आया है, वो भी हमारा कब आया था, ये 2020 और 21 में, यानी कि पिछले 2 साल से पहले आया था, ठीक है। लास्ट थर्ड बोल सकते हैं ऑन अगस्त। अब मैं पहले एक्ट को समझाता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, ये हमारा एक लॉन्गेस्ट एक्ट था, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो ऑन अगस्त 1935 देखो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। ऑन अगस्त 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड लॉन्गेस्ट एक्ट, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर द ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इस एक्ट के अंदर आता है। दिस एक्ट ऑल्सो इंक्लूड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रूमा एक्ट। ये हमारा लॉन्गेस्ट एक्ट क्यों बन गया था, क्योंकि इसके अंदर हमारा गवर्नमेंट ऑफ ब्रूमा एक्ट भी इन्वॉल्व था, इसीलिए ये बहुत बड़ा एक्ट बन गया था, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्ट इसे कहते हैं। इंडिया वुड बिकम द फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट डिसाइडेड टू ज्वाइन इट, ठीक है। इंडिया एक हमारा फेडरेशन बन जाता अगर इंडिया के अंदर 50% ऑफ इंडियन स्टेट जो हैं, मतलब कि जो हमारे 50% इंडियन के जो स्टेट्स थे उसके अंदर जितने हमारी जो स्टेट थे, राज्य थे, अगर वो अब ज्वाइन कर लेते तो वो फेडरेशन बन जाती, ठीक है। अब देखेंगे हम फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। देखो ये फीचर का हमारा ओवरव्यू था, मतलब थोड़ा सा लॉन्गेस्ट एक्ट है ऐसा, ठीक है। ये आप लिख देना, फिर आपको लिख कर आना है क्या, फिर आपको लिख कर आना है फीचर्स ऑफ एक्ट। तो देखो अब फीचर्स देखते हैं। तो देखो इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया फेडरेशन। अब देखो इसने क्या किया, इंडिया को एक फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया और इसकी बिल्कुल डिफाइन बताता हूँ बेसिक कि इसके अंदर क्या हुआ था कि हमारी जो ये जो थी सेंटर्स एंड यूनिट जो थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए थे, हमारे 3 लिस्ट के अंदर, 3 लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। 3 लिस्ट आपको याद रखनी है, एक तो है हमारी फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इस 3 के अंदर हमारी जो इंडिया थी फेडरेशन थी वो कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। इट एबोलाइज्ड द डायरार्की इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, ठीक है। डायरार्की जो थी हमारी डायरार्की, इसे हटाया गया था और इसे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, ठीक है। वो अपने आप ही अपने डिसीजंस ले सकें, ठीक है। डायरार्की को हटाया गया था। इन इट्स प्लेस द प्रोविंसेस वाज अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स, ठीक है। और ये वाला पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखो एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना लिस्ट वाला, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डायरार्की को हटाया गया था और प्रोविजनल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी जगह पर, ठीक है। ये पॉइंट, एक तो वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, इसे याद रखना। फिर हमारा इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर। अब जो हमारी जो सेंटर स्टेट थे उनके अंदर डायरार्की को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो हमारा फेडरल सब्जेक्ट था उसे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इट ऑपरेशन एट ऑल। देखो ये जो हमारा ये वाला जो स्टेप था ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, मेन स्टेप था हमारे इस एक्ट का, लेकिन ये हमारा क्या था, ये कभी आया ही नहीं ऑपरेशंस के अंदर, यानी कि इसे लागू कभी करा ही नहीं गया, ठीक है। It introduced bicameralism in 6 out of 11 provisions। तो देखो bicameralism को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर, 11 जो हमारे प्रोविजंस थे उसमें से 6 में हमारी बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो किस किस के अंदर किया गया था,
लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल के अंदर किया गया था, बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर, बिहार एंड आसाम, ठीक है, इनके अंदर इसे किया गया था इंट्रोड्यूस। तो बाई कैमरलिज्म मतलब मैं आपको समझाऊं तो वो होता है कि जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा होते हैं ना, एक हमारा अपर, इसमें लिखा भी हुआ है जैसे कि एक हमारा अपर हाउस और एक लोअर हाउस होता है, तो इसके अंदर जो हमारी पावर होती है वो डिवाइडेड होती हैं, ये हमारा होता है बाई कैमरलिज्म। थोड़ा सा वर्ड ऐसा है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब इसके अंदर हमारी पावर्स को डिवाइड किया गया था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और आसाम के अंदर, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट और एक इसके अंदर, एंड द यूनिटाइड प्रोविजंस वर मेड बाइकैमरली कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। ओ हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग होती है जिसके अंदर हमारे एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। हाउएवर मैनी रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम, और मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं, मतलब उसे तो अभी हम देखेंगे नहीं, और मतलब ये आपको ओवरव्यू ऐसे समझ लेना है कि मतलब कुछ हमारी जो प्रोविंस थे उसके ऊपर हमारी बाइकैमरलिज्म लगाई गई थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था मतलब उसे, और उसके अंदर हमारे लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं। It further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, scheduled classes and women laborers। So देखो इनको थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं इन्हें थोड़ा और दिया गया, जैसे कि इलेक्टोरेट यानी कि मतलब इन्हें एक वोट का एक अपना दिया गया, जैसे कि जो हमारी शेड्यूल क्लास थी, शेड्यूल क्लास कास्ट्स के लोग थे, वुमेन थे, और जो हमारे लेबर थे, पहले उनको क्या था, वोट का राइट नहीं था। आप यहाँ पे डायरेक्ट मतलब समझ सकते हो कि इसका मतलब है वोट, ठीक है। अगर इन तीनों को क्या किया गया था, उसके अंदर वोट का आधार दिया, मतलब एक वो दिया गया था पावर की ये वोट भी कर सकते हैं। इट एबोलाइज द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को इसे हटाया गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी मतलब कुछ मेंबर्स थे इसके अंदर जो कि मतलब उसके अंदर कुछ जैसे कि कुछ अगर डिसीजन वगैरह लेते हैं तो गवर्नमेंट की हेल्प करते थे, उन्हें एडवाइस करते थे कि मतलब ये डिसीजन वगैरह ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसे हटा दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इन 1858, ये वाले एक्ट कब हुआ था, 1858 के अंदर, ये वाले जो पॉइंट था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। अब देखो सब स्टेट्स के अंदर ना क्या किया गया था, एक एक हमारा सेक्रेटरी दे दिया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, कि मतलब आप इसे रखो और ये अपनी एक एडवाइज़र टीम बना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे एडवाइस के अंदर। और इंडिया जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसे हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। It extended franchise about 10% of the total population got the voting rights, ठीक है। इसके अंदर हमारी 10 पॉपुलेशन को और वोटिंग राइट्स मिल गए थे, क्योंकि यहाँ पे मिल गए हमारे जो वोटिंग राइट्स थे, तो यहाँ पे 10% पॉपुलेशन बढ़ गई वोट देने के लिए। It provided for the establishment of Reserve Bank of India to control the currency and credit of country। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पता है, इसके अंदर इस एक्ट के अंदर उसे इस्टाब्लिश किया गया था। देखो इस एक्ट का अगर ओवरव्यू मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। देखो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, इसे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया था 3, फिर हमारे डायरार्की को हटाया गया था और इंट्रोड्यूस किया था प्रोविजनल ऑटोनॉमी को। फिर एक हमारा ये वाला जो वो था वो हमारा कभी लागू ही नहीं हुआ, जो हमारा मेन पॉइंट था। फिर हुआ हमारा बाइकैमरलिज्म कुछ प्रोविजंस में लागू किया गया, ये अपर हाउस और लोअर हाउस। फिर हमारे जो थे हमारे शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर को उनके एक्सटेंडेड प्रिंसिपल मिले, यानी कि जैसे कि वोट देना का आधार। फिर इट एबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, सेक्रेटरी सबको प्रोवाइड कर दिया गया, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गए, ठीक है। और मतलब बढ़ गए, 10% ऑफ पॉपुलेशन के जो वोटिंग राइट्स थे वो बढ़ गए, ठीक है, मिल नहीं गए, बढ़ गए। फिर और इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, जिससे कि जो कि हमारे कंट्रोल करेगा करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री। यही बस फीचर्स हैं इसके, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो आप आराम से अगला क्वेश्चन लिख दोगे 10 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्ट है, जो कि 1947 में हमें इंडिया को भी इंडिपेंडेंट मिली थी। तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो कि आप मतलब बस एक बार वीडियो देख लो ना, आप आराम से लिख दोगे अपने आप, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 received the royal assent and entered into the force 18 जुलाई 1947। अब ये वाले एक्ट को हमारे रॉयल असेंट यानी कि मतलब
मतलब राजी द्वारा, मतलब कि सबकी राजी द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है, मतलब सबकी इसमें हाँ थी, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। दिस एक्ट पुट इनटू एक्शन द माउंटबेटन प्लान फॉर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखो माउंटबेटन प्लान कभी कभी आ जाता है, तो आपको यही वाला एक्ट लिख कर आना है उसके अंदर सेम। अब देखो माउंटबेटन मतलब कि एक माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको ब्रिटिश ने ये ऑर्डर दिया था कि आपको इंडिया की जो पावर है, जो मतलब ब्रिटिश ने इंडिया की पावर एक्वायर कर रखी थी, उन्हें वापस करनी थी पावर इंडिया की। तो ऐसे पावर डिवाइड करो कि जिससे सबको मतलब सब राजी खुशी उसे रख लें, ठीक है, सबकी एग्री होनी चाहिए उसके अंदर, ऐसा सिस्टम लाओ। तो लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा सिस्टम लाए, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 was act of the British Parliament that partitioned India into two independent dominion of India and Pakistan। देखो हमारा जो इंडिया था वो दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस के अंदर डिवाइड हो गया था, एक का नाम था इंडिया, एक का नाम था पाकिस्तान। द लेजिस्लेशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द लेबर गवर्नमेंट ऑफ क्लीमेंट एटली। इट वॉज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। ये जो हमारा ड्राफ्ट किया गया था लेजिस्लेशन, वो हमारा माउंटबेटन प्लान के पर मतलब बेस था। लॉर्ड माउंटबेटन come to India with a specific task of seeing over the handing over the authority of Indians, but the INC and the League could not agree on the questions of partition। अब देखो जो हमारी INC थी, जो हमारी कांग्रेस थी, और जो मतलब हमारी जो मतलब मुस्लिम लीग थी, मतलब वो इससे मतलब एग्री नहीं कर रही थी, जो कि हमारे लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि हम पार्टीशन कर देते, ठीक है, उससे वो एग्री नहीं थे, उन्हें और अच्छा इसके ऊपर मतलब स्कीम चाहिए थी, ठीक है। तो ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन अब दूसरे अपने उसके साथ आएंगे, मतलब कि उसके साथ आएंगे अपनी जो डिसीजंस वगैरह लेंगे वो। सो अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, एक प्रपोज किया प्लान जिसका नाम था डिकी बर्ड प्लान, ठीक है, डिकी बर्ड प्लान को प्रपोज किया, लेकिन उसका अपोज किया नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने इसका अपोज कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द प्रोविजंस फॉर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड अलाउड टू द जॉइन और नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेहरू अपोज दिस, इट ओपिनियन वुड बी कंट्रीज बैक इन। तो देखो मतलब ये वाला एक्ट एक लाए, उसका नाम था डिकी बर्ड। तो देखो इसके अंदर किया क्या गया था कि मतलब हम सारे के सारे स्टेट को इंडिपेंडेंट कर देंगे और वो अपना राज्य खुद अपने अकेले अकेले चलाएंगे, ठीक है, खुद सबकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होगी, सब इंडिपेंडेंट होंगे। तो नेहरू जी ने उसका मना कर दिया, क्योंकि इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर एक बैल्केनिजन्स आ जाएगी, जिस इसका मतलब होता है कि मतलब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी और ज़्यादा कंट्रीज़ बन जाएंगी, जिससे कि बहुत सारे हमारे उसके अंदर गवर्नमेंट्स होंगी, जिससे कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि जब ब्रिटिश चले जाएंगे, ब्रिटिश तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होता, बाद में सब आपस में लड़ते। देन माउंटबेटन कम अप विद द लास्ट प्लान नोन एज द 3 जून प्लान। अब देखो एक प्लान जो था वो तो उन दोनों ने मना कर दिया, फिर एक नेहरू जी ने मना कर दिया। अब जो तीसरा प्लान था, जिसे हम जानते हैं 3 जून प्लान के नाम से, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ऑल पार्टीज। अब इस प्लान को सबने पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया। द INC which was opposed to any partition of the country finally accepted it on the avoidable processes, ठीक है, इसे भी इनने भी एक्सेप्ट कर लिया। एज पर दिस प्लान इंडिया वुड बी पार्टीशन इनटू इंडिया पाकिस्तान। तो इस प्लान के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम हो गया है, वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल होगा, पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस प्रोविजंस विल देन डिसाइड टू ऑन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और जो उनका होगा वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असाइन की जाएगी और उनके द्वारा बनाया जाएगा नई तरीके से। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल वोटेड फॉर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू दिस which are provisions were to be divided into the two dominance along religious lines। अब देखो पंजाब और बंगाल के लोगों ने वोट किया लेजिस्लेटिव असेंबली को कि उन्हें पार्टीशन चाहिए, तो हमारा जो पंजाब और बंगाल था वो डिवाइड हो गया ऑन द रिलीजियस लाइन। तो जैसे कि आप देखते हो वेस्ट बंगाल हमारा अलग है ना, और बांग्लादेश उसी का जो पार्ट था वो अलग हो गया, ठीक है। और ऐसे ही पंजाब का कुछ पार्ट पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में, तो पंजाब भी अलग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे स्टेट थे वो डिवाइड हो गए थे, इसे आप समझ सकते हो। ये वाली थोड़ा ना मतलब
इंटरेस्टिंग है ये वाला जो एक्ट है, आप इसे आराम से एक बार सुन के आराम से लिख दोगे। अब द असेंबली ऑफ सिंध वॉज गिवन द चॉइस, अब हमें सिंध को चॉइस दी गई कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज़ कर सकता है या तो नहीं कर सकता। इट डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, अब उन्होंने क्या किया, नॉट इट डिसाइडेड टू ज्वाइन द पाकिस्तान, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान को। इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजंस, इसे हम कहते हैं NWFP एंड सिलेट, अ रिफरेंडम was the held which would decide the country they were joined। तो देखो उनके मतलब उनकी कंट्री, उनके अंदर स्टेट के अंदर लोगों के द्वारा वोट कराया गया कि वो कौन सी कंट्री को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो सिंध थी उन्होंने तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, और जो ये दो थी इनके अंदर वोट हुए कि मतलब लोग कौन से ज़्यादा चाहते हैं कौन सी कंट्री को ज्वाइन करना, जो मेजोरिटी होगी वही वहीं पर जाएंगे, पाकिस्तान या इंडिया। द कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वुड बी गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द न्यू कंट्रीज, दोनों की अलग अलग हो गई। द एक्ट डिसाइडेड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान विद इफेक्ट फ्रॉम द 15 अगस्त। अब इस एक्ट के द्वारा ये ग्रांट किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 को। द न्यू बाउंड्रीज ऑफ डोमिनियंस विल बी डीमेरिट बाय द बाउंड्रीज कमीशंस। ब्रिटिश सिजनेटरी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स वॉज टू एंडेड। अब जो ब्रिटिश था हमारा एक वो था, मतलब कि उसके अंदर एक एम्पायर ऑफ इंडिया, हाँ जो हमारा ब्रिटिश था ना वो एक ये टाइटल यूज़ करता था एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे इस एक्ट के अंदर हटा दिया गया कि मतलब उनको वो हटाना पड़ गया कि मतलब राजा किंग ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हटा दिया गया क्योंकि वो अब नहीं थे। ये क्या था हमारा ब्रिटिश सिजली ओवर द प्रिंसली स्टेट वॉज टू एंडेड, जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उन्हें हटाया गया। दिस स्टेट्स कुड डिसाइड टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, जो भी हमारे स्टेट थे उन्हें बोला कि आप या तो इंडिया में चले जाओ या तो पाकिस्तान में चले जाओ या अपना कोई इंडिपेंडेंट देख लो। ओवर 560 स्टेट्स डिसाइडेड टू मर्ज विद इंडिया, और जो 560 स्टेट्स थे उन्होंने किसके साथ जाना पसंद किया, इंडिया के साथ। Until the two dominions constitution will become effective, the head of the state will be respective governor generals, who will be continue the said laws passed by the constituent assembly in the name of the king, ठीक है। The act received by the royal assent on 18 July 1947 and entered into force, ठीक है। इसे मतलब राजी द्वारा एक्सेप्ट किया गया सबकी, और फोर्स उसे मतलब एंटर्ड किया गया फोर्स के अंदर, यानी कि मतलब उसे लागू किया गया। पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 14 अगस्त एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, और लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया इंडिया का गवर्नर जनरल, ठीक है। यही था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसके अंदर आप माउंटबेटन आता है प्लान तो यही लिख कर आना, ठीक है। बहुत ईजी था, बस एक बार और अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो साइलेंट फीचर्स को पूछा गया था 2021 और 22 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं। आप इनको फर्दर और डिवाइड कर सकते हो, बहुत ईजी हैं, इन्हें आप आराम से समझ लोगे। रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल रिटन है, कुछ भी उसके अंदर वर्बल नहीं है। सेल्फ मेड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ मेड है और इनेक्टेड है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर एक प्रेम्बल है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। मतलब प्रेम्बल क्या था कि पिछले साल आया ही नहीं था, ठीक है, तो प्रेम्बल मैं छोड़ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रेम्बल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, तो मैंने प्रेम्बल इस वीडियो में करा दिया है। मैं आपको बता दूंगा, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इंडिया इधर डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक है। देखो यार मैं अभी इन सबको पढ़ूंगा तो मतलब ये तो सब इजी है ना, ठीक है, इनको आप पढ़ लेना और आराम से लिख दोगे। बाई कैमरल आ गया हमारा, वही वाला जो अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर एक अडल्ट सफ्रेज है, और फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, ये सब है ना। इसके अंदर टॉपिक्स भी यूनिट 1 के अंदर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे टॉपिक्स किसके, यूनिट 1 के। सॉरी यूनिट 1 के टॉपिक नहीं है, ये हमारे साइलेंट फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और सच में ये हमारे टॉपिक्स भी हैं यूनिट 1 के सारे के सारे, ठीक है। ये हमारा मतलब हमारे यूनिट का नाम ही ऐसा है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आप आई होप आपको ये समझ आ गया वो क्वेश्चन, मतलब मैं इतना समझाया नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ये आपको आराम से समझ आ जाएगा, बस एक बार लिख कर देख लेना,
नेक्स्ट है हमारे एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़, ठीक है, 2021 और 22 में आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है क्योंकि 2 नंबर में तो बहुत बार पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमारे? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन, दे आर एप्लीकेबल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, जितने भी, सब इस राइट्स को यूज़ कर सकते हैं और सबके लिए ये राइट्स हैं। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बहुत हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स ये आप आराम से डिफाइन कर देना। ठीक है, 2-2 लाइन के बारे में लिख देना तो आराम से नंबर अच्छे मिल जाएंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी एजुकेशन अडॉप्ट कर सकता है, सबको एजुकेशन का राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये थे हमारे फंडामेंटल्स राइट्स जो कि हमारे 6 हैं। फंडामेंटल्स जो राइट्स होते हैं हमारे जस्टिफिएबल होते हैं, मतलब कि अगर कोई इसे मतलब आपको लागू नहीं दे रहा, अगर आप इसे कर रहे हो तो आप कोर्ट में जाके उसके लिए बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो कोर्ट है वो एक्शंस लेगी। फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, इन्हें एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। फंडामेंटल ड्यूटी, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, इन सबको हमें रिस्पेक्ट करना होगा। चेरीज द नोबल आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स, मतलब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल रहेगी। और अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे उसमें प्रेम्बल के अंदर भी हैं। मतलब यार इसे मैं अगर बार बार पढ़ूंगा तो ये तो समझ आई गई ना, मतलब डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड, जब भी मतलब जाना पड़ेगा आपको नेवी के अंदर या आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर डिफेंस में, जब भी मतलब अगर कॉल्ड होगा कि मतलब चाहिए यहाँ से इंसान, तो वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको जाना चाहिए। प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करो। ठीक है, ये सब डिग्निटी ऑफ ह्यूमन वुमेन, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द नेशनल कंपोजिशन कल्चर, प्रोजेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपेनिशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। सो देखो ये सब आप पढ़ लेना। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स हम बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार मतलब ये वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ये पीपीटी तो आपको मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिस्क्राइब प्रेसिडेंट रूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मतलब प्रेसिडेंट रूल था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारा वो है, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद था हमारा टॉपिक, एक था इमरजेंसी वाला था, उसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट रूल्स है वो आता है। ठीक है, ये हमारा 2022 और 23 में आया था, एक ही बार आया क्वेश्चन, पिछली साल ही आया, मतलब और बार कभी रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार करके देख लो क्योंकि शायद इस बार आ सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256 प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है वहाँ पर, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर वो लगा सकता है, मतलब इमरजेंसी होती है ये। दिस आर्ट ऑफ 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स गवर्नर, अगर स्टेट गवर्नर के थ्रू उसे रिपोर्ट मिली, और अदरवाइज इज कन्विंस्ड और सेटिस्फाइड दैट स्टेट सिचुएशन इज सच दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी ऑन द गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वो फॉलो नहीं करवा पा रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे ऐसा लगता है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो खुद का रूल ले आएगी। प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपना खुद का रूल ले आएगा उस स्टेट के अंदर। ठीक है, अगर ये वाली लगाया जाता है ना प्रेसिडेंट रूल, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है उसे हटा दिया जाता है सीधा, और जो रूल होता है हमारा प्रेसिडेंट का लगता है, और ये शायद 3 साल तक का होता है। हाँ, 3 साल तक का होता है ये, मतलब मैक्सिमम इसे हम 3 साल तक का कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा आर्टिकल 365। एज पर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्ले विथ ऑल डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन और मैटर्स इन एम्पायर। अगर कोई फेल हो जाता है स्टेट उसके लिए, तो तब भी ये वाला जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है लागू हो कर सकते हैं हम नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट। इन अदर वर्ड प्रेसिडेंट रूल इज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड
एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रली अपॉइंटेड होते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सस्पेंडेड हो जाती है। इट ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, शायद एक बार इंडिया में लगाई गई थी, मुझे डेट देखो याद नहीं है। स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसे कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक बार पढ़ के देख लेना अगर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा सकूँ। मैं इतना डीप नहीं जा रहा क्योंकि मुझे वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल के हमारे इफेक्ट क्या होते हैं ऑन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पे स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आ जाते हैं जितने भी हमारे जो पावर होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को हम डिसमिस कर देते हैं। ऑन द लेजिस्लेटर, एट स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट फंक्शन टू लेजिस्लेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आइदर सस्पेंडेड, ये भी सस्पेंड हो जाती है। ऑन फाइनेंशियल रिलेशन में क्या होता है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, इसके अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता फाइनेंशियल सिस्टम पे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मतलब यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए पिछले 3 साल के। अब हम प्रेम्बल देखेंगे जो कि एक बार भी नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैं करवा देता हूँ। द आइडियल बिहाइंड द प्रेम्बल, देखो प्रेम्बल हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग पेज होता है वहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मतलब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे होते हैं उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी ना उसके अंदर होता है सबके अंदर। द आइडियल बिहाइंड द प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब लाया गया था प्रेम्बल, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947, 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 के अंदर, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, ये वाला मतलब 2 नंबर में आ सकता है। ऑल थ्रू नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, ये कोई एनफोर्सेबल नहीं होता कि मतलब आप अगर इसे फॉलो नहीं करें तो आपको कोर्ट के अंदर इसके सज़ा मिलेगी, कोई सज़ा नहीं मिलती अगर फॉलो नहीं करते, बस एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसे फॉलो करना सही रहता है। द प्रेम्बल स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट एज द एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस, ठीक है। अगर कोई लैंग्वेज एम्बिगुअस फाउंड हो रही है तो बहुत हेल्प करता है। कीवर्ड्स इन प्रेम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाते हैं ये, एक कोई भी कीवर्ड एक्सप्लेन करने। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट मतलब ये एक हमारा है, इंडिकेट द अल्टीमेट सर्वेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सर्वेनिटी को ये एक मतलब इंडिकेट कर रहा है। सर्वेनिटी मीन्स मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, हमारी जो स्टेट की अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट, मतलब हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, मतलब हमें किसी और ने उसके ऊपर हमारे ऊपर रूल नहीं कर रखा है, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रखा है, हम खुद के मालिक हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है। अब सर्वेंच ये मतलब सेकंड होता है सर्वेनीस, द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर, ठीक है, ये आप समझ लोगे, ठीक है, इंडिया हमारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। सोशलिस्ट क्या होता है, द टर्म मीन्स द achievement of socialist and through the democratic means, the term means achievement of socialist and through the democratic means, it hold faith in a mixed economy where both private and public sector coexist side by side, ठीक है, आप ये तो समझ आ गया होगा। it was added in preamble by 42nd amendment, मतलब अमेंडमेंट हमारे इसके अंदर चेंजेस जो होते हैं ना, तो इसके अंदर इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में 1956 के अंदर सोशलिस्ट, ठीक है। सेक्युलर क्या होता है हमारा, इन टर्म मीन दैट ऑल द रिलीजन इन इंडिया आर इक्वल, सारे इक्वल हैं, ठीक है, ये बहुत इजी है समझ लेना। डेमोक्रेटिक क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी ऑथोराइज व्हेन द पीपल आर एक्सप्रेस इन द इलेक्शन। डेमोक्रेटिक है, सारे पीपल हमारे इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अपने लीडर को चुन सकते हैं। रिपब्लिक क्या होता है, द टर्म इंडिकेट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स इसके अंदर जितने भी टॉपिक थे वो तो कवर करा दिए PYQs के। अब हमारा देखो एक तो ये रह गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए। देखो पूरा CY सब्जेक्ट ही थ्योरी है, मतलब एक बार रीड करने से समझ आ जाता है, ठीक है।
एक दो पॉइंट नहीं आते समझ, मैं भी यहाँ पे अगर नहीं समझा पाया तो सॉरी। देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समझ नहीं आ रहे। अब देखो मुझे बहुत जल्दी में वीडियो बनाना है, अब मैं आगे और अच्छी वीडियो बना दूंगा COI की, जिसमें मैं मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं था, इसके लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया। मतलब मेरा मेन मोटिव तो यही है कि आपको ये आंसर्स वगैरह प्रोवाइड करा सकूँ। एक हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड प्रोसीजर रह गया है फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम के अंदर हमारे कोई 3 स्टेट्स आ जाते हैं, सेंट्रल, लोकल और वो स्टेट। फिर है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारे 4 पॉइंट्स रह गए, इन्हें एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मैंने शायद ये वाला तो करा दिया, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, और देख लेना। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जाना और लाइक कर लो वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है। और अगर ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल को तो आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल की तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।